बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फार्मा सॉल्यूशन पाकिस्तान में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज के इस सेशन में हम पोलैरीमीटर को डिस्कस करेंगे। पोलैरीमीटर की डेमोस्ट्रेशन, पोलैरीमीटर का यूज़, पोलैरीमीटर की कैलिब्रेशन और इसके अलावा पोलैरीमीटर के अंदर इसके होने वाले मुख्तलिफ पार्ट्स। तो मेरी आपसे एक सजेशन है, वो ये कि अगर ये वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाए तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है, पेशेंस का मुजाहरा करना है और इसको एंड तक देखना है। ये आपके लिए बहुत यूज़फुल साबित होगी, क्योंकि लैब के अंदर मोस्टली जो लोग हैं वो सॉल्यूशन बनाते हैं, पोलैरीमीटर के सेल में डाला, सॉल्यूशन की वैल्यू ली, रीडिंग ली और लिखकर ओके। तो जो बंदा किसी भी इंस्ट्रूमेंट पे काम कर रहा है, कम अज़ कम उसे उस इंस्ट्रूमेंट की डेमोस्ट्रेशन का मैक्सिमम नहीं तो किसी हद तक पता ज़रूर होना चाहिए, ताकि वो उसको समझ सके कि इंस्ट्रूमेंट वर्क कैसे कर रहा है, इसका प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग क्या है। तो जो पोलैरीमीटर है, एक्चुअली पोलैरीमीटर को हम कुछ इस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं कि हमारे पास सपोज कोई ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड और सब्सटेंस है और हम उसकी रोटेशन, ऑप्टिकल रोटेशन चेक करना चाहते हैं, डेक्स्ट्रो है या लीवो है, तो उसके लिए या इस टेस्ट के लिए जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जाता है वो पोलैरीमीटर ही है। तो इससे पहले तो मैनुअल पोलैरीमीटर, उसका एंगल सेट करना, उसका एक्सिस देखना, उसका एंगल ऑफ रोटेशन चेक करना थोड़ा टफ था, लेकिन आजकल तो लेटेस्ट डिजिटल पोलैरीमीटर अवेलेबल हैं, जिनकी मदद से हम सॉल्यूशन बनाएं और उसके बाद उस सेल में रखें और उसकी रीडिंग और वैल्यू लें, उसके बाद आपका रिज़ल्ट प्रिपेयर है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं पोलैरीमीटर की डेमोस्ट्रेशन को। एक्चुअली जो लाइट है, इसका काफ़ी इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे हैं जिनमें लाइट का बहुत अहम किरदार है। जिस तरह के आप स्पेक्ट्रोफोटोमीटर देख लें, HPLC के डिटेक्टर देख लें, रिफ्रैक्ट्रोमीटर देख लें, इसी तरह पोलैरीमीटर में भी इसका बहुत किरदार है, क्योंकि इसमें फर्स्ट वन जो यूज़ हो रहा है वो सोर्स ऑफ लाइट इस्तेमाल हो रहा है। तो उस सोर्स ऑफ लाइट जो है, उसके बाद हम एक प्रिज्म का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है निकोल प्रिज्म। वो जो लाइट है, ऑर्डिनरी लाइट है, उसको एक प्लेन और एक यूनी डायरेक्शनल लाइट की वेव की फॉर्म में उसको प्लेन कर देता है निकोल प्रिज्म। उसके बाद हम उसको गुजारते हैं उस मटेरियल में से जिसकी हमने ऑप्टिकल रोटेशन चेक करनी होती है। जब ऑप्टिकल रोटेशन जिस मटेरियल की हमने चेक करनी है उसमें से वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट गुजर जाती है, तो तब आके एक और निकोल प्रिज्म यूज़ करते हैं जो कि उस लाइट को एनालाइज करता है, निकलने वाली, एमिट होने वाली लाइट को, क्या इसकी वही डायरेक्शन है या इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है, राइट हो गई है या लेफ़्ट हो गई है। तो मतलब नेक्स्ट हम फिर एक और प्रिज्म यूज़ करते हैं। उसके बाद अगर वो अनअफेक्टेड फॉर्म में चली गई है, स्ट्रेट चली गई है, उसकी डायरेक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ, तो तब तो वो सीधी लाइट गुजर गई है। अगर उसने मूव किया है राइट और लेफ़्ट, और कितना मूव किया है, कितना एंगल ऑफ रोटेशन है उसका, तो वो फिर हम मेजर करते हैं। ये मैंने ऐसे थोड़ा कंफ्यूज फॉर्म में आपको डिटेल की है पोलैरीमीटर की, लेकिन क्योंकि फार्मा सॉल्यूशन पाकिस्तान में जो हमने सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है इस इंस्ट्रूमेंट्स के हवाले से, तो हमारा मेजर एम या मिशन या मकसद ये है कि हम अपने कोलीग के साथ या प्रोफेशन फेलोज़ के साथ या जूनियर के साथ जब किसी इंस्ट्रूमेंट को डिस्कस करें तो इतने आसान वे में डिस्कस करें ताकि वो इंस्ट्रूमेंट उसकी डेमोस्ट्रेशन उनको ज़्यादा देर तक याद रहे। और अगर कहीं पे कोई हमें हेल्प दे रही हो एग्जांपल, तो हम एग्जांपल को भी लाजमी उसमें ऐड करते हैं।
तो पोलैरीमीटर, क्योंकि मैंने तो शार्टली अभी आपको इतना अच्छे अंदाज में आपके सामने नहीं बयान किया, तो इससे पहले आप एक स्टोरी सुन लें, फिर मैं आपको इसकी डिटेल करूँगा। स्टोरी कुछ इस तरह है, हालात जंग वाले पैदा हो गए और उसके बाद जो है तीर भी तैयार हो रहे हैं, जो ढाल होती है तीर को रोकने के लिए वो भी तैयार हो रही है। तो जो ढाल तैयार हो रही हैं, जो तैयार करने वाला मैन्युफैक्चरर है उसको 2 किस्म के मटेरियल दिए गए। एक किस्म के मटेरियल से उसने ढाल बनाई और उसकी प्रॉपर्टी ये थी कि जब उस पे तीर लगता है, तीर की बम्बार्डमेंट होती है, तो तीर उस ढाल में से सीधा गुजर जाता है। वो ढाल उस तीर की डायरेक्शन को चेंज नहीं करती। और दूसरा जो है मटेरियल, जब उसकी ढाल बनाई गई तो उस पर जब तीरों की बम्बार्डमेंट की गई तो उस वक़्त तीर सीधा उसमें से नहीं गुजर सके, तीर सीधा नहीं गुजरे, बल्कि स्लिप होके या राइट साइड पे गुजर गए हैं या लेफ़्ट साइड पे। मेरे कहने का मतलब ये था कि जो ढाल बनी हुई है उसके अंदर ये प्रॉपर्टी है, या वो तीर को लेफ़्ट साइड पे मूव करा देती है या वो राइट साइड पे तीर को गिरा देती है। तो जब उस मैन्युफैक्चरर से, उस एक्सपर्ट से बात की गई कि आपने मटेरियल 2 यूज़ किए हैं, एक मटेरियल से तो क्लियर हो गया कि वहाँ पे जब तीर की बम्बार्डमेंट होती है, तीर की डायरेक्शन वो ढाल चेंज नहीं करती, सीधा तीर गुजर जाता है। और दूसरा जो मटेरियल था उसमें से जो ढालें तैयार की गई हैं बल्क में, तो किसी ढाल पे जब तीर को हिट किया जाता है तो राइट जा गिरता है, किसी ढाल पे लेफ़्ट जा गिरता है। तो इसमें कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी ढाल है जो तीर को लेफ़्ट पे मूव कराएगी और कौन सी ढाल है जो तीर को राइट मूव कराएगी? तब वो एक्सपर्ट भी, उसने भी हाथ खड़े कर दिए कि मैं देखकर नहीं बता सकता कि कौन सी ऐसी ढाल है जिस पे जब तीर का बम्बार्डमेंट होगी या तीर हिट होगा तो वो लेफ़्ट गिरेगा, या कौन सी ढाल तीर को राइट गिराएगी। मैं देखकर नहीं बता सकता। इसके लिए मस्ट है कि आपको ये जो बल्क में इतनी ढालें उस मटेरियल की बनी हुई हैं, तो आपको तीरों की बम्बार्डमेंट करना पड़ेगी, और जो राइट गिराएंगी वो राइट और जो लेफ़्ट गिराएंगी वो लेफ़्ट। तो देखकर वो नहीं बता सकता। बाकी ये ज़रूर बता सकता है कि इस मटेरियल की जो ढाल है इसमें से तीर सीधा गुजर जाएगा, कोई उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। और दूसरा जो मटेरियल है उसमें से जो बनी हुई ढालें हैं या तो वो लेफ़्ट तीर को गिराएंगी या राइट गिराएंगी। तो आइए, ये तो एक सिंपल सी एग्जांपल थी। अब थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि पोलैरीमीटर का डेमोस्ट्रेशन में पार्ट्स इसके कौन कौन से इस्तेमाल हो रहे हैं। फर्स्ट वन जो है, इसमें सोर्स ऑफ लाइट है। सोर्स ऑफ लाइट जो है वो क्या है? हमारे पास आप सन ले लें, सूरज ले लें, बल्ब ले लें, तो जो आम लाइट होती है इसे हम ऑर्डिनरी लाइट कहते हैं। तो इसकी जो वेव्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही होती हैं, जैसा कि मैं स्पेक्ट्रो में भी आपको बता चुका हूँ, उसकी जो बेसिक कंसेप्ट ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसमें। तो ये हर डायरेक्शन में रोशनी की शुआएं मूव कर रही हैं, हर डायरेक्शन में, तो इसको हम ऑर्डिनरी लाइट कहते हैं। या ये प्लेन लाइट नहीं होती कि जो एक साइड पे एक तरफ मूव कर रही हो, तो इसलिए ये ऑर्डिनरी है, हर तरफ मूव कर रही है, तो इसकी यूं लाइट ब्लिंक कर रही है। तो क्या करना है हमने, इसके बाद हमने लाइट को यहाँ से इन कर देना एक स्लिट, उसके बाद लाइट आ गई। अब जो लाइट आई है इसकी कुछ शुआएं यूं यूं हरकत कर रही हैं, कुछ यूं यूं हरकत कर रही हैं, कुछ यूं यूं। तो हमने इसको एक ही डायरेक्शन वाली जो हैं उनको अलग करना है। एक ही डायरेक्शन में जो लाइट जो वेव्स हरकत कर रही हैं, वाइब्रेट कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, उनको हम जो एक डायरेक्शन में जा रही हैं हमने उनको अलग करना है। तो उनको हम फिर कैसे अलग करें? उनको अलग करने के लिए हम एक प्रिज्म यूज़ करते हैं जिसका नाम है निकोल प्रिज्म। निकोल प्रिज्म का फंक्शन ही यही है कि वो ऑर्डिनरी लाइट को
या जो हर चारों तरफ मूव करती हुई लाइट है, उसमें से जो एक डायरेक्शन में लाइट की वेव्स मूव कर रही होंगी उनको अलग करेगा और उसमें से गुजारेगा। अपने में से गुजारने के बाद उसको प्लेन जो है ना वेव की फॉर्म में ले आएगा, यूनी डायरेक्शनल फॉर्म में ले आएगा। तो जब लाइट ऑर्डिनरी लाइट से एक प्लेन, एक यूनी डायरेक्शनल वेव की फॉर्म में आ जाएगी, तो इस तरह की जो लाइट होगी उसको कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। पोलराइज का मतलब वैसे भी ये है कि आप कुछ चीज़ों को इकट्ठा करके एक ही साइड पे, एक ही प्लेटफार्म पे ले आएं। तो जब ये फिर यूनी डायरेक्शनल हो जाएगी लाइट, तो इस तरह की लाइट की मूवमेंट होगी, तो इसको हम कहेंगे प्लेन पोलराइज्ड लाइट, या इसको आप एब्रीविएशन में PPL भी कह सकते हैं। लिखा हुआ भी आपको मिलेगा कहीं PPL, प्लेन पोलराइज्ड लाइट मींस जो एक ही डायरेक्शन में लाइट की वेव्स एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही होंगी। अब प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो है इसको हम गुजारेंगे किसमें से, आगे जो मैंने ढाल की एग्जांपल दी है। एक्चुअली ढाल जो है ये वही मटेरियल है जिसकी हम ऑप्टिकल रोटेशन चेक करना चाह रहे हैं। तो इसको हम पोलैरीमीटर ट्यूब में उस कंपाउंड के सॉल्यूशन को फिल करेंगे, उसमें से ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो है ना इसको गुजारेंगे। जब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट उसमें से गुजरेगी तो आगे वही एग्जांपल मेरी आपके जहन में होनी चाहिए, या तो सीधा गुजर जाएगी अनअफेक्टेड फॉर्म में, या फिर इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, या लेफ़्ट हो जाएगी या राइट हो जाएगी, या क्लॉकवाइज हो जाएगी क्लॉकवाइज, या एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। तो उसके बाद उसको हम कैसे चेक करते हैं कि ये डायरेक्शन इसकी चेंज हुई है या अनअफेक्टेड आगे चली गई है लाइट। तो उसके लिए हम एक दूसरा प्रिज्म यूज़ करते हैं जो कि सेम मटेरियल का बना हुआ होता है जिसका ये प्रिज्म बना हुआ था। ये वही निकोल प्रिज्म है, ये भी वही निकोल प्रिज्म है, ये भी उसी मटेरियल का बना हुआ है, ये भी उसी मटेरियल का बना हुआ है। अब ये निकोल प्रिज्म आइडेंटिफाई करेगा, एनालाइज करेगा कि जो पीछे से PPL आ रही थी, प्लेन पोलराइज्ड लाइट आ रही थी, क्या उसकी डायरेक्शन वही रही है या चेंज हो गई है। अगर डायरेक्शन वही रही है, अनअफेक्टेड रही है, तो उस कंपाउंड को हम ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड कहेंगे। अगर इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है, जो पीछे से लाइट आई है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो इस सैंपल में से गुजर के आई है, जो इस सॉल्यूशन में से गुजर के आई है, अगर उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है मींस क्लॉकवाइज वो घूम गया है या एंटी क्लॉकवाइज उसकी डायरेक्शन घूम गई है, तो फिर हम उसे कहेंगे एक तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है, क्यों कि इसने जो पीछे से PPL आ रही थी प्लेन पोलराइज्ड लाइट, उसकी डायरेक्शन को इसने चेंज कर दिया है। तो ये जो कंपाउंड हमने फिल किया था ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। अब डायरेक्शन किस साइड पे कर रहा है, राइट या लेफ्ट या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, उस बेस पे फिर हम इसका नाम लेंगे कि अगर ये लाइट की डायरेक्शन को यूं घुमा रहा है, ये देखें ये थी प्लेन पोलराइज्ड लाइट, इसको अगर ये क्लॉकवाइज घुमा रहा है, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट, इसको ये क्लॉकवाइज यूं घुमा देता है, तो इसको हम कहेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड। क्लॉकवाइज घुमा रहा है, इसको हम कहेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड, या इसको स्मॉल d से भी ज़ाहिर किया जाता है या प्लस के साइन से भी ज़ाहिर किया जाता है। अगर ये इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को घुमा देता है एंटी क्लॉकवाइज, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट थी जो यूं आ रही थी, इसको इसने यूं घुमा दिया, इसकी डायरेक्शन यूं, तो इसको हम कहेंगे लीवो रोटेटरी कंपाउंड, या स्मॉल l या माइनस से शो करते हैं। तो वही एरो वाली एग्जांपल है, अगर वो ढाल उसको राइट गिरा देती है या घुमा देती है, तो वो हमारी ढाल का जो मटेरियल होगा वो होगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अगर वो उसको लेफ़्ट साइड पे तीर को गिरा रही है तो वो होगा लीवो रोटेटरी। वैसे भी लेफ़्ट से आप लीवो ले सकते हैं। तो ये हो गया यहाँ तक कि हमने दो प्रिज्म यूज़ किए। एक प्रिज्म उसको ऑर्डिनरी लाइट को प्लेन पोलराइज्ड लाइट में
कन्वर्ट कर रहा है, उसके बाद मटेरियल में से लाइट गुज़र रही है, उसके बाद आगे उसकी डायरेक्शन चेंज हुई है या नहीं हुई, वो दूसरा निकोल प्रिज्म है जिसको हम एनालाइज़र कहते हैं। ये पोलराइज़र है, लाइट को एक डायरेक्शन में लेके आ रहा है। ये एनालाइज़र है, ये चेक कर रहा है कि लाइट की पीछे से आने वाली डायरेक्शन चेंज हुई है कि नहीं हुई या अनइफेक्टेड रही है। अगर चेंज हुई है, डेक्स्ट्रो हुई है या लीवो, राइट हुई है या लेफ़्ट हुई है, तो ये निकोल प्रिज्म, इसको एनालाइज़र कहते हैं। अब ये आँख का साइन मैंने इसलिए बनाया है कि जो मैनुअल थे, जो पुराने ब्लैरीमीटर थे, वहाँ पे हम ज़रा आँख मार के उसको चेक करते थे कि विजन हमें क्या नज़र आ रहा है, अंदर जो बैकग्राउंड है। तो एक बात बता दूं, जो आम आई साइट वाला वो था, देखने वाला था, उसमें जब नॉर्मल फेज़ में ये होता था तो उस वक़्त कोई लाइट नज़र नहीं आ रही होती थी। क्यों? उसकी वजह है ये प्रिज्म, इसका ये एक्सेस इनका जो चल रहा है, ये एक्सेस, ये प्रिज्म इस प्रिज्म के एक्सेस के परपेंडिकुलर होता है, क्योंकि यहाँ से जो लाइट आ रही है वो यूं जा रही है, लेकिन आपकी आँख तो इधर देख रही है, लाइट वो इधर नहीं आ रही। लेकिन जब आप इसके अंदर ऐसा सॉल्यूशन भर देंगे जो इस लाइट को बजाय इसके पहले जो यूं जा रही थी, एग्जांपल दे रहा हूँ, आप इस आँख को इधर भी रख सकते हो, इधर भी रख सकते हो, समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आपका ये न्यूट्रल होगा तो नो लाइट आपको नज़र आएगी, लेकिन जब कोई ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड लीवो या डेक्स्ट्रो आएगा तो फिर आपको लाइट नज़र आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है। अब लाइट जो है ना आपकी आंख के सामने आ गई है। फिर आप इस एक्सेस को घुमाएंगे उसको सेट करने के लिए, ताकि ये दोबारा डार्क हो जाए, और जितना आपने घुमाया या जितना इस पीपीएल को आपके सॉल्यूशन ने रोटेट किया है उतना एक्सेस घुमाएंगे तो वो फिर दोबारा आके डार्क हो जाएगा। उस एक्सेस को मेजर करना इतना आसान नहीं था, लेकिन पुरानी टेक्निक में इसको मेजर करने के लिए दो किस्म की डिवाइसेस यूज़ होती थी। एक तो लॉरेंट हाफ शेड डिवाइस और दूसरा था बाइक्वार्ट्स। मैं लिख देता हूँ वैसे इंफॉर्मेशन के लिए, लॉरेंट हाफ HALF हाफ शेड डिवाइस, और दूसरा था बाइक्वार्ट्स। ये दोनों आप यहाँ पे लगा के एक्सेस को ज़रा जो एंगल ऑफ रोटेशन था उसको इजीली आप मेजर कर सकते थे। लेकिन अब तो क्योंकि डिजिटल हैं, आपको वो ऑप्टिकल रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन भी बता देता है, स्पेसिफिक भी बता देता है। तो ये मैंने आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए वैसे लिख दिया है। अपनी हैंड राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए कम पढ़े लिखे लोग हैं ना, इस वजह से ये किया है। बस जो सबक याद करता हूँ, जो थोड़ा सा समझ आ जाता है, वही आपको बता देता हूँ, समझा देता हूँ। चले खैर, इसमें झूठ भी हो सकता है। तो ये यहाँ तक मैंने आपको बता दिया है। अब एक बार फिर रिवाइज कर देता हूँ। ये सोर्स ऑफ लाइट है, लाइट को हमने एक स्लिट में से गुजारा, आगे निकोल प्रिज्म में से गुजारा, उसने जो सेम डायरेक्शन की लाइट थी उसको उसने एक ही डायरेक्शन में करके बाकी जो लाइट थी मुख्तलिफ डायरेक्शंस की उसको अलग कर दिया, सेम डायरेक्शन को गुजरने दिया, जिसको हम प्लेन पोलराइज लाइट कहते हैं या पीपीएल लाइट कहते हैं। उसमें से हमारे मटेरियल में से इसको गुजारा। आगे हमने एक और प्रिज्म रखा, निकोल प्रिज्म, जो कि सेम मटेरियल का था और इसके परपेंडिकुलर था। तो उसके बाद जो लाइट इसमें से एमिट हुई, निकली, उसको उसने एनालाइज किया कि वो वही डायरेक्शन में निकल गई है या कोई उसकी डायरेक्शन चेंज हुई है। अगर चेंज हुई है तो वो क्लॉकवाइज हुई है या एंटी क्लॉकवाइज हुई है। क्लॉकवाइज हुई है तो डेक्स्ट्रो, एंटी क्लॉकवाइज हुई है तो लीवो। ये मैंने आपको बता दिया है। अगर मैनुअली पहले हम चेक करते थे तो पहले न्यूट्रल पोजीशन में जो है, नॉर्मल में जो है वो डार्क होता था। जब उसमें से वो रोटेट होता था तो वो लाइट सामने आ जाती थी। दोबारा डार्क करने के लिए हम फिर उस एक्सेस को मेजर कर लेते थे। तो ये जो एंगल ऑफ रोटेशन था, ऑप्टिकल रोटेशन था, ये तो हम इस इंस्ट्रूमेंट की मदद से मेजर करेंगे। मैंने एक बात की थी कि वो जो एक्सपर्ट था, जो ढालें बना रहा था, जब हमने उसे कहा कि यार ये तो आपने बता दी है कि इस मटेरियल की ढाल में से सीधा तीर गुजर जाएगा, इसमें से सीधा नहीं गुजरेगा, राइट या लेफ़्ट, लेकिन आप देख कर बता क्यों नहीं रहे कि राइट या लेफ़्ट। कोई भी आपका केमिकली ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जो है
बग़ैर पोलैरीमीटर के आप उसको डेक्स्ट्रो लीवो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। उसके लिए हर हाल में आपको पोलैरीमीटर का सहारा लेना पड़ेगा। जो डेक्स्ट्रो या लीवो कंपाउंड हैं उनकी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, सेम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो ऑप्टिकल रोटेशन में जो थीटा होता है वो हम यहाँ से मेजर करेंगे। थीटा मेजर करने के बाद जो है हम उसकी स्पेसिफिक रोटेशन निकालते हैं। स्पेसिफिक रोटेशन क्यों निकालते हैं? स्पेसिफिक रोटेशन की ज़रूरत उस वक़्त पड़ती है जब आप किसी कंपाउंड को, किसी मटेरियल को दूसरे मटेरियल से कंपेयर करते हैं कि आया कि दोनों की स्पेसिफिक रोटेशन सेम आती है या उसमें फ़र्क है। तो जो स्पेसिफिक रोटेशन का फार्मूला है वो सिंपल है, आपने वो थीटा मेजर करना है जो ऑप्टिकल रोटेशन है आपकी। उसके बाद आपने ये एल जो है ये लेंथ ऑफ सेल है, इस सेल की लेंथ है जो कि 10 सेंटीमीटर जो कि इक्वल होता है 1 डेसीमीटर, या 20 सेंटीमीटर इक्वल होता है 2 डेसीमीटर के। तो ये एक स्टैंडर्ड इसकी लेंथ है, इसको पाथ लेंथ भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ से भी देखें ना लाइट गुजर के यहाँ तक निकल आ रही है। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपने लाजमी देखनी है क्योंकि उसमें मैं आपको प्रैक्टिकली ये सारा कुछ इंस्ट्रूमेंट की डेमोस्ट्रेशन बताऊंगा। उसमें मैं आपको जहाँ से ये पोलराइज़र से लाइट निकल रही है और ट्यूब में से गुजर रही है, आगे एनालाइज़र तक जा रही है, और इसमें टेम्परेचर कैसे कंट्रोल हो रहा है, और उसके बाद ऑप्टिकल रोटेशन कैसे मेजर हो रही है, स्पेसिफिक कैसे, तो वो मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो आपने लाजमी देखनी है क्योंकि उसमें मैं आपको डिजिटल पोलैरीमीटर पे प्रैक्टिकल परफॉर्म करके दिखाऊंगा। फार्मा सॉल्यूशन में एक्चुअली हमारा एम भी यही है कि जो भी हम थ्योरी बताएं या कोई डिस्कस करें आर्टिकल, उसको हम प्रैक्टिकली भी परफॉर्म करके दिखा दें ताकि आपका विजन ब्रॉड हो जाए। तो स्पेसिफिक रोटेशन का ये फार्मूला, उसमें ट्यूब की लेंथ पुट करेंगे, उसके बाद कंसंट्रेशन पुट करेंगे। कंसंट्रेशन में ये है कि जो यूएसपी में है वो ये है कि आपने अगर कैलिब्रेट करना है या चेक करना है, स्क्रोज का वहाँ पे दिया हुआ है 260 mg पर ml, या आपने 100 ml बनाना है तो उसके लिए आपका कितना बनेगा, या आपने 1000 ml बनाना है तो कितना बनेगा। वैसे 26% स्क्रोज सोल्यूशन इस्तेमाल होता है 26 ग्राम को 100 ml में डिज़ोल्व करके। तो ये स्पेसिफिक क्यों लेते हैं? तो जब आप स्पेसिफिक ले रहे हैं तो ऐसा नहीं करना कि एक मटेरियल के लिए आप सेल यूज़ कर रहे हैं 1 डेसीमीटर का और दूसरे के लिए यूज़ कर रहे हैं 2 डेसीमीटर का। एक की कंसंट्रेशन आप यूज़ कर रहे हैं 26% और दूसरे की यूज़ कर रहे हैं 35%, एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ऐसा नहीं करना, सेम कंसंट्रेशन होनी चाहिए और सेम लेंथ का सेल यूज़ करना चाहिए, तब आपकी स्पेसिफिक रोटेशन आएगी जिससे आप कंपेयर कर सकते हैं एक मटेरियल को दूसरे मटेरियल से। तो इसी असना में मैं आपको ये भी साथ एक और चीज़ बता दूं कि सोर्स ऑफ लाइट जो है वो पोलैरीमीटर में कौन सा इस्तेमाल होता है। मोस्टली जो इस्तेमाल हो रहा है वो सोडियम लाइट लैंप, और उसकी जो वेव लेंथ है वो 589 है। लेकिन अगर आपने अपने इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी को बढ़ाना है या कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जिसमें सेंसिटिविटी ज़्यादा है तो उसमें वहाँ पे वो लैंप की जो सोर्स है उसको भी चेंज किया हुआ होता है। D2 लैंप भी वहाँ पे लग सकता है अगर आपने इससे नीचे वाली वेवलेंथ पे आना है। तो वैसे रूटीन में जो है यही हैलोजन, उसके बाद है अपना टंगस्टन, जीनॉन, सोडियम रीलाइन वगैरह ये इस्तेमाल हो रहे हैं, और जो वैसे मोस्टली इस्तेमाल में है वो 589 वेवलेंथ है इसकी। तो स्टैंडर्ड जो वेवलेंथ इस्तेमाल होती रहती हैं वो ये है 633 नैनोमीटर। ये फ़िल्टर करके एडजस्ट करके वो वेवलेंथ, उसी वेवलेंथ की लाइट को दिया जाता है, उसमें से सेल में से गुजारा जाता है। 578 नैनोमीटर भी है, 546 नैनोमीटर भी है, 436 नैनोमीटर, 405 नैनोमीटर, 365 नैनोमीटर। तो मज़ेदार बात एक बता दूं, क्योंकि थोड़ा आर्टिकल मज़ेदार भी होता जा रहा है। तो अगर आप किसी मटेरियल की स्पेसिफिक रोटेशन 436 नैनोमीटर पे चेक करेंगे तो वो
डबल रोटेशन वैल्यू होगा उसका, जो 589 पे आप कर रहे हैं उससे उसका डबल वैल्यू निकलेगा। और अगर उसी को 365 नैनोमीटर पे करेंगे तो वो 3 टाइम ग्रेटर होगा देन 589 से। लेकिन क्योंकि अगर आप D2 या दूसरे लैंप इस्तेमाल करेंगे तो वो बहुत कॉस्टली हैं, उनकी लाइफ कम है। तो अगर आप ये जो है सोडियम डी लाइन यूज़ करेंगे जिसकी वेवलेंथ 589 है तो आपका काम तो चल रहा है, आपकी रोटेशन भी चेक हो रही है। तो ये थी कुछ चीज़ें जो कि मैंने आपसे डिस्कस की हैं। नेक्स्ट जो है हम एक इस आर्टिकल को मज़ीद थोड़ा इंफॉर्मेटिव बना लेते हैं कि आखिर वो कौन से कंपाउंड हैं या उनकी क्या वजह है जो इस पीपीएल को, प्लेन पोलराइज्ड लाइट की डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं, रोटेट करवा देते हैं इसको, किसी को क्लॉकवाइज किसी को एंटी क्लॉकवाइज, कोई क्लॉकवाइज करवा रहा है कोई एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवा रहा है। तो ये आखिर इनकी क्या वजह है, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ठीक है ये तो बात हो गई कि हम उनको डेक्स्ट्रो लीवो तो हम नहीं कर सकते आइडेंटिफाई क्योंकि वो तो पोलैरिमीटर का काम है। लैब में पोलैरिमीटर के बगैर आप कहीं पे थ्योरी में ये नहीं कह सकते, देखकर ये नहीं कह सकते कि ये डेक्स्ट्रो है ये लीवो है। लेकिन हम ये कैसे आइडिया लगाएंगे कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है और ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। थोड़ा इंटरेस्टिंग हो गया तो थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, इसमें इस आर्टिकल को आगे बढ़ाते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को तो हमने यूँ डिफाइन किया है जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट की डायरेक्शन को चेंज कर दे, उसे मूव करा दे, उसे रोटेट करवा दे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन जो ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं वो तो उस लाइट को अनअफेक्टेड फॉर्म में ही सीधा जाने देंगे। लेकिन हम डेक्स्ट्रो लीवो ना मैयर कर सकें ये तो हमें पता चल जाना चाहिए कि ये कंपाउंड जो है ये पीपीएल को, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करवाएगा और ये रोटेट नहीं करवाएगा। इसका अंदाज़ा हम लगा सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए हमें